स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में हम दूसरे हिस्से डायनेमिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, स्टैटिक्स में जितना कुछ बचा हुआ है उसको अभी रोक करके रखना तुम लोग। वर्चुअल वर्क से उसमें स्टार्ट करेंगे। उसमें स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो चुका है और उसके साथ साथ कैटनरी हो चुका है, और मेरे ख्याल से स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ही लास्ट में चल रहा था। तो वर्चुअल वर्क वगैरह से वहाँ पर बाद में स्टार्ट करेंगे। अभी डायनेमिक्स का हिस्सा आगे बढ़ा रहे हैं। डायनेमिक्स में एक चीज़ कि जैसे वेलोसिटी क्या होती है, एक्सिलरेशन क्या होता है, ये हम मान करके चल रहे हैं कि ये तुम लोगों को याद होगा, क्योंकि इसे कई बार फिजिक्स में भी पढ़ा गया, इवन ये शुरू से ही अपने साथ रहा हुआ है। हम यहाँ पर रेडियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी को मेनली हम लोग पोलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला चैप्टर उसी के नाम से ही आएगा। पहला चैप्टर इसमें लिखना डायनेमिक्स में, चैप्टर फर्स्ट है डायनेमिक्स के हिस्से का। चैप्टर है वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन velocity and acceleration along radial and transverse direction ये पहला चैप्टर है। वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन, वेग और त्वरण अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। रेडियल और ट्रांसवर्स की हिंदी, रेडियल का मतलब ये तो रेडियस के अलोंग ही रहता है, ठीक है, जो रेडियस के सापेक्ष हो उसे रेडियल वेलोसिटी बोला जाएगा। ट्रांसवर्स का मतलब आड़ा, इसकी हिंदी होती है, जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं आड़ा तिरछा, तो ये तिरछा नहीं, ये आड़ा है। ठीक, इसका मतलब होता है कि परपेंडिकुलर हो जाना, कहते नहीं है अड़ गए उनके रास्ते में, और जब अड़ गए तो इसका मतलब सीधे उनके अपोजिशन में ही जाकर के खड़े हो गए। तो इसको हम यहीं पर पहले ही बता दे रहे हैं, जैसे ये अगर रेडियल की तरफ है, रेडियस वेक्टर ये है, तो इसके परपेंडिकुलर जो आदमी दमदारी के साथ खड़ा होगा वही हमारा कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का, वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी बनेगा। आगे इसकी चर्चा बाद में करेंगे जिस वक्त आएगा। अभी हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन अलॉन्ग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक, अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है, चूंकि अब हम लोग डायनेमिक्स के हिस्से आ चुके हैं, और डायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि आपके पास अब एक गति मौजूद है, और जितने भी पार्टिकल हैं या जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब निश्चित तौर पर अपने अंदर में एक गति को रखेंगे। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्पीड और दूसरी होती है वेलोसिटी। ठीक, जिनमें से एक, अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो स्पीड का तो कोई खास नहीं, वही चाल बराबर दूरी बटा समय हम लोग जानते हैं। ठीक, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, दोनों। यानी वेलोसिटी को अगर आपको बताना है तो आपको डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, शुरुआत कर रहे हैं इसमें कुछ चर्चा से। अ पार्टिकल इज A particle is said to be in motion relative to surrounding surroundings if it is, if it changes its position at different time relative to these object, जैसे आप कब कहेंगे कि कोई दिया गया पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, यानी मोशन में मौजूद है? ऑब्वियस सी बात है,
अगर हम किसी आदमी को देख रहे हैं, वो आदमी सोफे पर बैठा हुआ है, थोड़ी देर के बाद हम आकर के देखते हैं महोदय आज भी सोफे पर ही बैठे हुए हैं, ठीक, फिर 4 घंटे बाद आकर के देखते हैं सोफे पर ही मौजूद हैं, तो हम कहेंगे एकदम जड़ बुद्धि हैं, एक जगह पर बैठे हैं तो बैठे ही रह जाएंगे, उठने वाले नहीं हैं, ठीक। तो ऐसे लोगों को हम मोशन में नहीं कह सकते हैं। लेकिन पता चले हम अंदर गए किसी काम को करने के लिए और जो बंदा सोफे पर बैठा है लौट करके देख रहे हैं तो फ्रिज में से तरबूज वगैरह निकाल करके खाए पड़े हुए हैं, या फिर हम अंदर गए तो फिर इनको लौट करके देख रहे हैं तो अब तक तो तरबूज खा रहे थे, अब जो कुछ रखा था वो भी सब पी रहे हैं कहीं और जा करके। तो इसका मतलब वो जगह जगह हम हर बार 2-2 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए अंदर जा रहे हैं और जैसे हम बाहर आ रहे हैं पता चलता है वो कोई ना कोई सामान खैकार किए पड़े हुए हैं, उसे ख़त्म करने पर तुले हैं। तो इसका मतलब हम कहेंगे बहुत गतिमान आदमी है, उसके पास एक मोशन तो उसके पास मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो उसके आसपास मौजूद चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो वो अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है। उसी बात को लिखा गया है, अ पार्टिकल इज सेड टू बी, कोई दिया गया पार्टिकल कहा जाता है इन मोशन, गतिमान अवस्था में कहा जाता है। कैसे? रिलेटिव टू सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ मौजूद जो उसके चारों तरफ जो एक सराउंडिंग मौजूद है, एक जो पर्यावरण मौजूद है उसके सापेक्ष में वो मोशन में कहा जाता है। इफ़, यदि, इट चेंजेस, अगर वो बदल रहा है, इट्स पोजीशन, अपनी अवस्था को बदल रहा है, अपनी स्थिति को बदल रहा है, एट डिफरेंट टाइम्स रिलेटिव टू दीज ऑब्जेक्ट, अपने अगल बगल मौजूद ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में, ऑब्जेक्ट के सापेक्ष में वो अपनी पोजीशन को अगर बार बार बदल रहा है तो हम कहेंगे ऐसा पार्टिकल निश्चित तौर पर मोशन में मौजूद है। यानी बहुत सीधी सी बात है, जब आसपास की चीज़ों के हिसाब से आपकी जगह लगातार बदल रही है तो आप मोशन में कहे जाएंगे, और आसपास की चीज़ों के हिसाब से आप उसी जगह पर मौजूद हैं तो इसका मतलब आप मोशन में नहीं हैं। ये तो हो गई मोशन की बात, ठीक। अब इसमें कुछ बातें और आती हैं, हम लोग बहुत डीप नहीं जा रहे हैं, हम लोग बस ऊपर ऊपर के हिस्से में निकल के चल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोगों का जो है वो मैथमेटिकल टर्म में इसको डील करना है। यही अगर फिजिक्स का टर्म होता तो निश्चित तौर पे फिजिक्स में ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर के और भी किए जाते। अब किसी पार्टिकल के पास बात आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, इस बात को हम पहले चलती हुई क्लास में भी इसको कह चुके हैं, जैसे एक कीड़ा है, ठीक, और ये कोई कीड़ा है, ठीक। इस कीड़े को अभी कोई पंख वगैरह नहीं है, इसको उठा करके केवल एक रस्सी के ऊपर बैठा दिया गया है। जब इसे सिर्फ और सिर्फ एक रस्सी के ऊपर बैठा दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है ये रस्सी पर या तो सिर्फ आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा, यानी ये जो भी मूवमेंट करेगा वो केवल और केवल एक लाइन में करेगा। तो हम कहेंगे इस कीड़े के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसी कीड़े को उठा करके फर्श पर रख दो, जब फर्श पर रख देंगे तो अब सोचो फर्श में एक x हो गया, दूसरा y हो गया, ये किसी कर्व के अलोंग चलेगा, और जब ये कीड़ा किसी कर्व के अलोंग चल रहा है तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों में चल रहा है, और कर्व के अलोंग 2D में चला हुआ इसका जो ये मूवमेंट होगा ये कहा जाएगा कि ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है, लंबाई में भी चल रहा है और चौड़ाई में भी। अब एक काम करते हैं, इसी कीड़े को पंख लगा देते हैं, और इस कीड़े के पंख लगाते ही अब ये ज़मीन पर भी चल सकता है, लाइन पर भी चल सकता है, ये हवा में उड़ भी सकता है, तो कहा जाएगा इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसी के हिसाब से हम इस बात को लिख रहे हैं, लिखना, इसे हम हटा रहे हैं, ये हो गया होगा, लिखना, इफ द पार्टिकल इज फ्री टू मूव, अगर पार्टिकल पूरी तरह से फ्री है चलने के लिए, अच्छा कहाँ कहाँ चलेगा ये देखते हैं। पहली बात, टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, और अगली बात, ठीक, इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, along any curve, along any curve, और अथवा in a space, in a space। हमने कहा
इफ़ अ पार्टिकल इज़ फ्री टू मूव, अगर एक कोई पार्टिकल है वो चलने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है, किसमें, इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो एक सीधी रेखा में चलने के लिए आज़ाद है, सोचो हमने इसको केवल और केवल एक लाइन में चलने की परमिशन दी है, ना तो ये दाएं बाएं जा सकता है, ना ये ऊपर हवा में जा सकता है, हम इसको केवल कह रहे हैं नाक की सीध में चलता जाएगा, यानी नाक की सीध में या तो आगे बढ़ेगा या तो नाक की सीध में आएगा, एकदम गऊ आदमी जिसको बोलते हैं। तो अगर वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है तब कहा जाता है इसके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। थोड़ा सा बदमाश आदमी है कि कहा तो जा रहा है सीधे सीधे चलने को, लेकिन अब की बार ये कह रहा है हम दाएं बाएं भी चलेंगे, रोक सको तो रोक लो। तो यानी वो एक प्लेन कर्व के अलॉन्ग चल रहा है, तो ऐसे केस में लंबाई और चौड़ाई दोनों रास्ते अख्तियार करता है, तो इसको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कहा जाएगा। और अगर हर दर्जे का बदमाश है, कैसे भी करो पूरे घर में उछल कूद छते पर से कूद जाएंगे, तो उसको कहा जाएगा इन अ स्पेस। अब ये लोग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर कहे जाएंगे। ठीक, लिखना इसी बात को ये कंबाइंड पैकेट में। ठीक, बी से दैट, हम कहते हैं कि कहना ही केवल हमारे हाथ है। बी से दैट particle has 1 स्ट्रेट लाइन के लिए लिख रहे हैं, पार्टिकल हैज 1 डिग्री, ठीक, और अथवा अगर प्लेन में चलता है तो 2 डिग्री, और अथवा अगर स्पेस में चलता है तब कहा जाएगा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, रिस्पेक्टिवली कर देना आगे, रिस्पेक्टिवली क्रमशः बारी बारी एक एक के साथ। इफ़ द पार्टिकल इज फ्री टू मूव, अगर पार्टिकल चलने के लिए आज़ाद है इन अ स्ट्रेट लाइन, बी से दैट पार्टिकल हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इफ़ द पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन अ प्लेन अलॉन्ग एनी कर्व, अगर वो प्लेन में किस जो कर्व मौजूद है उस कर्व पर, जैसे प्लेन में एक सर्किल मौजूद हो, ठीक, प्लेन में एक पैरेललोग्राम मौजूद हो, एक रेक्टेंगल मौजूद हो, वो किसी भी एक कर्व, आड़ा तिरछा जैसा भी कर्व हो, उस कर्व के अलॉन्ग चलने के लिए स्वतंत्र है, तब हम कहेंगे कि बी से दैट पार्टिकल हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है, यानी दो तरफा चलने की आज़ादी है। और अगर वो किसी स्पेस में चल रहा है, पार्टिकल मूव करता है स्पेस में, तब हम कहेंगे उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इस हिसाब से आती हैं। ठीक, 3 बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो, या 3 टाइप हम लोग कह सकते हैं जो हमने पढ़े थे। एक पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ था, अगर बीएससी फर्स्ट ईयर का याद आ रहा हो, हम सिर्फ उनकी चर्चा कर रहे हैं जिसकी हमको ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो हाँ हम इसके बारे में काफ़ी कुछ बोलते हैं, अभी तो सारा चर्चा एमबी कहा जाता है। ठीक, कह रहे हैं कि जब अगर हमें याद हो तो बीएससी फर्स्ट ईयर में एक हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे, जिसमें किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए हमको आर और थीटा की नीड पड़ती थी। रुको हम लिखते हैं इसे, जैसे एक तो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अगर 2D की बात करें, पार्टिकल की 2D में पोजीशन बतानी है तो 2D में इस पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए होती थी। पहला, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग ये कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल किया, ठीक, ये एक्स कोऑर्डिनेट हमको पता होना चाहिए था। वाई के अलॉन्ग ये कितना ट्रेवल कर रहे हैं, ये वाई कोऑर्डिनेट हमको पता होना चाहिए था, एक्स और वाई। ठीक, तो अगर इसकी पोजीशन को बताना है तो या तो एक्स पता हो या तो वाई, ये चक्कर था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। इसके बाद हम लोग चर्चा करते थे पोलर कोऑर्डिनेट की। कहा जाता था पोलर कोऑर्डिनेट में अगर आपको किसी पॉइंट कैपिटल पी की पोजीशन को बताना है तो हमारे पास 2 चीज़ें होती थी, एक फिक्स्ड पॉइंट ओ पोल होता था, एक इनिशियल लाइन होती थी, ठीक, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स आती थी, इसको इनिशियल लाइन बोला जाता था। और कहा जाता था कि अगर ये आपका पॉइंट कैपिटल पी है, ठीक, अगर ये पॉइंट कैपिटल पी है तो आपको इसकी पोजीशन बताने के लिए पहली बात तो पोल से कितनी दूरी पर ये मौजूद है, ये रेडियस वेक्टर आर पता होना चाहिए। दूसरा, इनिशियल लाइन से ये कितने का एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल थीटा पता होना चाहिए। तब हम इसका पोलर कोऑर्डिनेट लिखते थे आर कॉमा थीटा। और एक और आता था इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, बीएससी फर्स्ट ईयर में। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता था, ये आर्क लेंथ पता होनी चाहिए थी, यस, और आर्क लेंथ में ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल साई बनाता था, ये एंगल साई पता होना चाहिए था, यस और साई।
ये 3 मेन बातें होती थीं जो हम कहते थे कि हमको किसी भी पॉइंट की अगर पोजीशन बतानी है तो हमको ये पता होने चाहिए। कार्टेजन में x और y पता होने चाहिए, पोलर में r और थीटा पते होने चाहिए, इंट्रिंसिक इक्वेशन में आर्क लेंथ स्मॉल s पता होनी चाहिए, और इस आर्क का टेंजेंट साई हॉरिजॉन्टल एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन OX के साथ कितने का एंगल साई फॉर्म करता है, ये साई पता होना चाहिए। तब हम पार्टिकल की पोजीशन को बता सकते थे। हम इसी बात को लिख रहे हैं। अच्छा, ये चर्चा सिर्फ इनकी इसलिए है क्योंकि हमको रेडियल, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, इस हिसाब के हमें डील करना है, तो इन लोगों की हमको चर्चा करनी पड़ रही है। लिखना, डबल स्टार करके लिखना। टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ to determine the position of a moving point या a moving particle, point particle कुछ भी लिखा जा सकता है, a moving point, ठीक, in a plane टू डिटरमाइन, ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, पोजीशन ऑफ अ मूविंग पॉइंट, किसी गतिमान बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए। टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ मूविंग पॉइंट, और ये चल कहाँ पर रहा है, इन अ प्लेन, किसी प्लेन में चल रहा है। बी मस्ट नो, हमें हर हाल में जानना होता है, बी मस्ट नो एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी ऑफ द फॉलोइंग, any of the following to determine the position of a moving particle या moving point in a plane, we must know any of the following। अगर हमको किसी पॉइंट की पोजीशन को पता करना है, किसी प्लेन में चलते हुए पॉइंट की पोजीशन को, तो हमको नीचे लिखी गई बातों में से किसी भी एक की जानकारी मौजूद होनी चाहिए। पहली बात, जब हम कार्टेजन में चल रहे हैं, ये तब की बात है। इट्स कोऑर्डिनेट, हमें इसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। इट्स कोऑर्डिनेट, its coordinate with respect to two axes, with respect to two axes fixed in the plane, fixed in the plane, fixed in the plane। हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टू एक्सेस, दो अक्षों के सापेक्ष, ठीक, फिक्स्ड इन द प्लेन, और ये दोनों एक्सेस किसी प्लेन में फिक्स हैं। फिगर मत बनाना। पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हमको पता होने चाहिए, मतलब इसकी पोजीशन बतानी है तो हम जानेंगे एक्स पर कितनी दूरी चला और वाई पर कितनी दूरी चला, ये यहाँ से हमको पी की पोजीशन मिल जाती है। ठीक, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर ये नहीं है, ये तो कार्टेजन का जिम्मा था, मान लो हम कार्टेजन सिस्टम में ही ना चल रहे हों तो हम पोलर में चलेंगे, और पोलर में चलेंगे तब की बात करते हैं। बी पार्ट इसी का लिखना। बी पार्ट में है इट्स डिस्टेंस, हमें इसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट, लिखते रहो और इसी बात को यहाँ पर समझते रहो। जैसे ये पॉइंट कैपिटल P है, हम पहले भी बोले थे पोलर में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। पोलर में एक तो होता है पोल यानी फिक्स्ड पॉइंट कैपिटल O, और दूसरा होता है इनिशियल लाइन OX। तो अगर हमको इसकी पोजीशन बतानी है तो हमें इट्स डिस्टेंस यानी कैपिटल P की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। कहाँ से, फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट से पता होनी चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट ये रहा। ठीक, ये R है तो हम कहेंगे भैया R दूरी पर मौजूद हैं। अगर ये थोड़ी देर में चलता हुआ यहाँ आ गया, ठीक, और ये रेडियस वेक्टर बढ़ करके समथिंग हो गया R प्लस डेल्टा R, तो अब की बार O से इसकी दूरी यही लिखी जाएगी R प्लस डेल्टा R। तो हमें इट्स डिस्टेंस, इस पॉइंट कैपिटल P की डिस्टेंस पता होनी चाहिए फ्रॉम अ पॉइंट, उस पॉइंट से, एंड, और इसके साथ साथ एंड
एंगुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए। एंगुलर डिस्टेंस का मतलब ये जितना रोटेट हुआ, रोटेट कितना हुआ थीटा, तो कहा जाएगा इनिशियल लाइन ओ एक्स से ये कितनी दूरी पर है, थीटा रोटेशन दूरी पर मौजूद है। ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट एंड एंगुलर डिस्टेंस and angular distance from a straight line angular distance from a straight line कॉमा। ठीक, और ये दो के दोनों जो हैं O और OX दोनों किसी प्लेन में फिक्स्ड हैं, बोथ फिक्स्ड इन अ प्लेन, बोथ फिक्स्ड इन अ प्लेन, बोथ फिक्स्ड इन अ प्लेन। ये तो हो गया, पोलर सिस्टम की बात हो गई। ठीक, ये बात हम नहीं लिख रहे हैं, ये बात याद रखना, जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसको पोल कहेंगे और जो लाइन ओ एक्स होती है उसको इनिशियल लाइन कहा जाता है। ठीक, अब सी पार्ट हम इसी का लिख रहे हैं, मतलब कार्टेजन में होगा तो फिर दोहरा रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। पोलर की दुनिया होगी तो जो फिक्स्ड पॉइंट ओ होता है उससे पॉइंट पी की दूरी पता होनी चाहिए और एंगुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए इनिशियल लाइन से। एंगुलर डिस्टेंस का मतलब कितना रोटेट कर रहा है, थीटा एंगल पता होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक बिहेवियर में कि अगर हम इंट्रिंसिक सिस्टम में चल रहे हैं तब का क्या हाल होगा। सी इट्स आर्क्वल डिस्टेंस, इट्स आर्क्वल डिस्टेंस distance from a point fixed on its path, फिक्स्ड ऑन इट्स पाथ। तुरंत हम इसका फिगर दिखा रहे हैं, जैसे ये रहा, मान लो पार्टिकल इसी कर्व के अलॉन्ग चल रहा है, तो जब पार्टिकल इसी कर्व के अलॉन्ग चल रहा है और हमको पॉइंट कैपिटल P की पोजीशन पता करनी है तो हमको निश्चित तौर पर इसी कर्व के ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे हमने अभी इसी कर्व के ऊपर फिक्स्ड पॉइंट O ले लिया, तो हम कहेंगे कि इसकी डिस्टेंस बतानी है तो कहा जाएगा इस पाथ के पास जो फिक्स्ड पॉइंट कैपिटल O है वहाँ से P की जो आर्क्वल डिस्टेंस है, आर्क्वल डिस्टेंस मतलब इस चाप पर चली गई दूरी ये कितनी है, स्मॉल s, तो हमको ये पता होनी चाहिए। फिक्स्ड पॉइंट से P की आर्क्वल डिस्टेंस s पता होनी चाहिए। दूसरा, इस पॉइंट कैपिटल P पर खींचा गया टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल साई बनाता है ये साई पता होना चाहिए। तब हम कहेंगे भैया P के कोऑर्डिनेट होंगे s, साई होते हैं। यही लिखा गया है, इट्स आर्क्वल डिस्टेंस, हमें इसकी आर्क्वल डिस्टेंस पता होनी चाहिए। कहाँ से? फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से, जो पॉइंट कैसा है, फिक्स्ड है, ठीक, स्थिर है, ऑन इट्स पाथ, इसी पार्टिकल के पाथ के ऊपर, यानी जिस रास्ते पर ये पार्टिकल चल रहा है पॉइंट उसी रास्ते पर ही मौजूद है। ठीक, एंड कॉमा, पाथ के बाद फिर कॉमा करना, एंड द एंगल, या ऐसे ही लिख देना, एंड द एंगल, और एंगल पता होना चाहिए। एंड द एंगल, कैसा एंगल? इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स, जो पार्टिकल के चलने की जो दिशा होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस दिशा में पार्टिकल चल रहा है, ठीक, वो डायरेक्शन जो होगी वही हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाएगी वही एंगल साई कहलाता है। और हमको पता है अगर पार्टिकल किसी कर्व पर चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होती है वो टेंजेंशियल होती है। ये इसीलिए कहा जाता है कि एंगल, ये जो टेंजेंट आया, ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल साई बनाएगा वही मेरा एंगल होगा। कौन सा? डायरेक्शन ऑफ मोशन का। ठीक, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स with the straight line, with the straight line fixed in the plane,
फिक्स्ड इन द प्लेन, ठीक, से एस एंड साई। ये बातें बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी जिस वक्त टेंजेंट नॉर्मल कर्वेचर का चैप्टर चल रहा था वहाँ पर ये सारी बातें सामने आ चुकी थी, इसीलिए इनकी बहुत ज़्यादा डीपली चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं उस जगह पर जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, एंगुलर वेलोसिटी। फटाफट इसे नोट करो। हेडिंग डाल देना एंगुलर वेलोसिटी, हिंदी इसकी होती है कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। जिन लोगों को दिक्कत हो बाद में वो लोग हिंदी भी लिख सकते हैं इसकी कोणीय वेग, कोणीय वेग। ध्यान देना, सबसे पहले वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, ठीक। अगर तुम लोगों को याद हो तो वेलोसिटी के लिए हम बड़ा सिंपल सी डिफिनीशन वहाँ इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, ठीक। और इसकी डिफिनीशन या बीएससी फर्स्ट ईयर में वेलोसिटी के लिए जब फिजिक्स पढ़ी जाती थी तो वहाँ पर केवल एक बात कही जाती थी, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती है। जैसे कोई पार्टिकल चल रहा है तो पार्टिकल यस डिस्टेंस से ट्रेवल करता है, तो एक छोटी सी डिस्टेंस डी एस एक छोटे से टाइम इंटरवल में जो कवर की जाती है उसी को हम लोग कहते थे ये वेलोसिटी होती थी, डी एस अपॉन डी टी इसको पढ़ा जाता था। तब वहाँ पर कहते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता था, टाइम के ही रिस्पेक्ट में निकालते सब कुछ, इसी को हम बोलते थे ये हमारा वेलोसिटी होता है। आज की तारीख में क्या लगा है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका मतलब अब की बार सारी बातें एंगल के रिस्पेक्ट में कही जाएंगी, समझने की कोशिश करना। जैसे ये इनिशियल लाइन है ओ एक्स, और अगर ये इनिशियल लाइन ओ एक्स है, ठीक, और यहाँ पर कोई पॉइंट कैपिटल पी है, सबसे पहले पी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है, थीटा। थोड़ी देर के बाद टाइम बीतता है तो पी उठ करके आ जाता है इस नए पॉइंट कैपिटल क्यू पर, या इसको कह देते हैं पी डैश पर आ जाता है। पी डैश पर आएगा तो अब की बार जो होगा, ठीक, अब की बार एंगल बदल करके हो चुका है, ये टोटल एंगल ये हो गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा। जाहिर सी बात है थोड़ी देर समय और बीतेगा तो फिर से एंगल अपने आप को चेंज करेगा, ठीक। हर बार जैसे जैसे पार्टिकल कर्व के ऊपर चल रहा है वैसे वैसे एंगल थीटा जो कि पोल के साथ बन रहा है या इनिशियल लाइन के साथ बन रहा है वह एंगल थीटा चेंज होता जा रहा है। तो यही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल थीटा इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी, यानी इसके परिवर्तन की जो दर होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक। अच्छा, हिंदी में अगर इसी बात को कहना हो तो हिंदी में इस तरह के मूवमेंट को घूर्णन गति कहा जाता था। तो वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल, ठीक, इस तरह से घूर्णन गति कर रहा है तो उसके कोणीय विस्थापन जो होगा ये थीटा, कोणीय विस्थापन, उसके कोणीय विस्थापन में समय के साथ जो परिवर्तन की दर होगी उसी को कोणीय वेग कहते हैं। सेम कंडीशन, बार बार वही बात बोल रहे हैं कि थीटा के चेंज होने की जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा यानी डी थीटा डी टी, इसी को हम लोग नाम देते हैं एंगुलर वेलोसिटी। लिखना इस बात को। यानी अगर हम कहें कि पार्टिकल जब इस वक्त ये कर्व पर चल रहा है तो इस कर्व पर चलते हुए पर सेकंड पार्टिकल का जो एंगल थीटा है पर सेकंड वो π/6 चेंज हो रहा है, तब उस वक्त हम कहेंगे इसके लिए जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो π/6 रेडियन पर सेकंड होगी, क्योंकि हर सेकंड ये किस दर से बदल रहा है, π/6 की दर से बदल रहा है, ठीक। लिखना इसमें, इसकी डिफिनीशन में सबसे पहले एक फिगर बना लेना कॉर्नर पर। फिगर हम यहीं पर बना दे रहे हैं। ये इनिशियल लाइन है ओ एक्स, ठीक, इसको कह देते हैं फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन, ठीक। और ये वो कर्व है जिस पर पार्टिकल चल रहा है, ठीक।
इस कर्व पर पार्टिकल चल रहा है। शुरुआत में पार्टिकल यहाँ पॉइंट कैपिटल P पर मौजूद है, ठीक, ये पॉइंट है कैपिटल P। जिस वक्त पॉइंट कैपिटल P पर मौजूद है उस वक्त इसके लिए जो रेडियस वेक्टर है वो स्मॉल r है, ठीक। और ये जो एंगल है ये फिक्स्ड लाइन के साथ बना हुआ इसका एंगल ये थीटा है। तो ऑब्वियस बात है P के कोऑर्डिनेट होंगे r थीटा। समय बीतता है, समय बीतने के साथ पॉइंट उठ करके एक नई जगह पर आ जाता है, यहाँ पर, इसे नाम देते हैं कैपिटल Q। और जब समय बीतने पर कैपिटल P से Q पर शिफ्ट होता है तो इसका रेडियस वेक्टर बदल करके हो जाता है r प्लस डेल्टा r। और एंगल में जो बढ़ोतरी होती है ये इतनी बढ़ोतरी, ये इतनी, इसको हम नाम दे रहे हैं, ये है डेल्टा थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल Q के जो कोऑर्डिनेट होंगे, अब कैपिटल Q डेल्टा थीटा एंगल बना रहा है पुरानी पोजीशन से, तो फिक्स्ड लाइन से कितनी बनाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा रोटेट हुआ, तो Q के कोऑर्डिनेट होते हैं r प्लस डेल्टा r कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ये कोऑर्डिनेट हुए, ठीक। अब हम लिख रहे हैं इसके बारे में, लिखना एंगुलर वेलोसिटी, या फिगर तुम लोग बना लो, हम थोड़ा टाइम इस पे दे रहे हैं। फिक्स्ड लाइन OX, शुरुआत में जिस पाथ पर पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल की पोजीशन कैपिटल P है, कैपिटल P पर जब पार्टिकल मौजूद है तो उस वक्त उसका रेडियस वेक्टर स्मॉल r है, यानी पोल से पॉइंट P की जो रेडियल डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, और जो रोटेशन है फिक्स्ड लाइन से घुमाव वो थीटा है। तो इसका मतलब P के कोऑर्डिनेट हमने लिए r कॉमा थीटा। थोड़ी देर के बाद कैपिटल P की पोजीशन बदल करके कैपिटल Q होती है, तो रेडियस वेक्टर r से बढ़ करके r प्लस डेल्टा r हो जाता है, और एंगल में बढ़ोतरी डेल्टा थीटा की होती है। तो फिक्स्ड लाइन के साथ कैपिटल Q की रेडियस वेक्टर जो एंगल बना रहा है वो है थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो Q के कोऑर्डिनेट होंगे r कॉमा डेल्टा r प्लस डेल्टा r एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अब लिखना एंगुलर वेलोसिटी, डिफिनीशन है एंगुलर velocity of a moving point capital P, of a moving point capital P in the plane, ठीक, इज पॉइंट कैपिटल P जो कि किसी प्लेन में मूव कर रहा है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगल XOP, एंगल XOP, इसके परिवर्तन की जो दर होगी, रेट ऑफ चेंज, ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल थीटा इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज अर्थात एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैपिटल P, इसके लिए लिख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैपिटल P, ठीक, इज या इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसी को हम लोग लिखते हैं डी थीटा डी टी, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है दिस इज इक्वल टू थीटा के ऊपर एक सिंगल डॉट लगा दो। मैक्सिमम हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, जहाँ जहाँ डी थीटा डी टी होगा वहाँ हम थीटा के ऊपर एक डॉट लगा देंगे। डॉट का मतलब हमने थीटा को पहली बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, चूँकि जो भी मेज़रमेंट है वो किसका, जैसे अब चर्चा कर रहे हैं फिर वापस, जब हम इंटरमीडिएट में पढ़ते थे BSc फर्स्ट ईयर में, तो हम कहते थे वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, वेलोसिटी के लिए याद हो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो वहाँ पर होता था ds/dt। मात्रक जिस वक्त इसका बताना होता था कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट हम कहते थे, इसके लिए क्या होता था, मीटर या सेंटीमीटर जो भी नापते थे, मीटर से वहाँ पर डिनोट करते थे, तो मीटर पर सेकेंड
तो सेम कंडीशन इसमें, थीटा को रेडियन में नापेंगे तो इसके लिए यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ठीक, लिख देना यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, ये यूनिट होती है। ठीक, दैट्स कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। सीधी सी एक बात याद रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल थीटा इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। जहाँ पर एंगल थीटा किसका है? एंगल थीटा वो एंगल है जो पॉइंट कैपिटल पी यानी मूविंग पॉइंट कैपिटल पी इनिशियल लाइन के साथ बनाता है। एक चीज़ इसमें और समझने की है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, जाहिर सी बात है एंगुलर वेलोसिटी है, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी है तो हम जानते हैं वेलोसिटी जो भी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसके पास अपनी डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन होगी क्या? इसकी डायरेक्शन वही, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जो हम लोग रूल पढ़े हुए थे, एंटी क्लॉकवाइज जिस वक्त हम इसको घुमा रहे हैं, ये पेपर पर मौजूद एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंगूठा ऊपर की तरफ होगा, यानी उस वक्त इसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगी। और अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्लॉकवाइज घुमाने पर अंगूठा प्लेन के नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अब जो डायरेक्शन होगी वो प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ बनी रहेगी। ठीक, इस बात को याद रखना, ये बातें लिखी नहीं जा रही हैं यहाँ पर, यानी सिर्फ इतना याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्लॉकवाइज घूमने पर प्लेन के परपेंडिकुलर पीछे की तरफ होगा। ये इसकी डायरेक्शन होती है। इसके बाद हेडिंग डाल देना एंगुलर एक्सिलरेशन। एंगुलर एक्सिलरेशन अगर याद हो तो जो नॉर्मल हम लोग ऐसे ही एक्सिलरेशन के बारे में बोलते थे, तो एक्सिलरेशन के बारे में कहा जाता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सिलरेशन। जैसे पहले हम लोग निकालते थे ds dt निकालते थे, और ds dt ये हमारा वेलोसिटी होता था, इसको हम बोलते थे ये v है। और फिर हम क्या करते थे, इस वेलोसिटी के परिवर्तन की जो दर होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो हमारे लिए एक्सिलरेशन होता था, नाम देते थे dv dt ये होता था। और इसके रिस्पेक्ट में देखें तो v का एक बार और डिफ्रेंशिएशन यानी होता था d2s dt2, ये हमारा होता था, वहाँ पर एक्सिलरेशन होता था। आज बात किसकी है? एंगुलर एक्सिलरेशन की। तो ऑब्वियस सी बात है एक्सिलरेशन के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सिलरेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सिलरेशन। लिख दो इस बात को, लिखना रेट ऑफ चेंज और अथवा इसी को कह दे इंक्रीज, क्योंकि हम जानते हैं अगर डिक्रीज करेगा तो वहाँ पर फिर अगर याद हो तो रिटार्डेशन शायद बोलते थे, मे बी शायद, हाँ अगर मुझे सही याद है रिटार्डेशन बोलते थे। तो रेट ऑफ चेंज और इंक्रीज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मंदन हिंदी में होता था, इंग्लिश शायद मुझको भूल रही है, मे बी शायद रिटार्डेशन ही तो होता था। इंक्रीज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सिलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी में परिवर्तन की जो दर होती है उसे एंगुलर एक्सिलरेशन कहा जाता है। फार्मूला लिख देना, एंगुलर एक्सिलरेशन इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने डिनोट किया था डी थीटा डी टी, ये हमारा होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो इसके परिवर्तन की दर डी डी टी ऑफ डी थीटा डी टी, यानी दिस इज इक्वल टू डी टू थीटा डी टी टू। इसका मतलब इसी को जब हम पहली बार डिफ्रेंशिएट किए थे इसको हम लोग थीटा डॉट लिखे थे, तो इसे थीटा डबल डॉट लिख सकते हैं।
ये होता है एंगुलर एक्सिलरेशन। दो बातें अभी तक सामने आई, दो क्या बेसिकली तीन बात सामने आई। अगर पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में चलता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है, किसी प्लेन कर्व पर चलता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है, और अगर पार्टिकल स्पेस में चलता है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है। पहली बात आई। इसके बाद हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ा। एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल थीटा जो होता था उसी को हम लोग बोलते थे एंगुलर वेलोसिटी होगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सिलरेशन होता था। ये तीन बातें हम लोगों ने अब तक लिख चुकी हैं। इसके बाद अगला आर्टिकल सॉल्व करते वक्त बीच बीच में हम लोगों को यूनिट वेक्टर के भी चेंज रेट को निकालना पड़ेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, तो उसको भी यहीं पर डिस्कस कर ले रहे हैं। न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा काफ़ी ज़्यादा। यूनिट वेक्टर के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक, हेडिंग डाल देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर डैश। ठीक, एक फिगर बना लेना इसमें, इधर बना दे रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं ये O है, ये X और ये Y। ठीक, और ये हमारा रेडियस वेक्टर है, यूनिट रेडियस वेक्टर है OR, O से लेकर के A तक की दूरी, और ये इसके परपेंडिकुलर, ये मेरा रेडियस वेक्टर है, और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर ये मेरा यूनिट रेडियस वेक्टर है, या इसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी ये जो एंगल होगा ये π/2 होगा, और ये पॉइंट जहाँ पर, इसको पॉइंट को कैपिटल A कहते हैं, ये n कैप है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप, और ये जो डिस्टेंस OA है इस डिस्टेंस को r इज इक्वल टू हमने 1 माना हुआ है, यानी वेक्टर OA की जो लंबाई है वो 1 है। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में परिवर्तन की दर कैलकुलेट कर रहे हैं। लिखने की शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देते हैं, ये जो OA है, OA इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम मान रहे हैं ये एंगल कितना है, थीटा। तो अब सोचो ये एक एंगल थीटा हो गया और ये एंगल π/2 हो गया, क्योंकि जो नॉर्मल वेक्टर होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये नाम ही है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी ये सतह के परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हुआ, ये थीटा, ये 90, तो ये बाहर वाला एंगल, मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो आया हमारा ये n कैप OX के साथ जो एंगल बना रहा है ये एंगल होगा π/2 प्लस थीटा। ठीक, अब शुरुआत करो लिखने की। लिखना, लेट माना r कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, r कैप को हम मान रहे हैं, r कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर OA। ठीक, सच दैट, और ये इस तरीके से है कि जो लंबाई OA है, OA इज इक्वल टू 1 है। ठीक, एक बात हुई। अच्छा, हम जानते हैं x एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो i कैप होता है, y एक्सिस की डायरेक्शन में j कैप होता है। इसको भी लिख दे रहे हैं, i कैप यूनिट वेक्टर along OX। ठीक, j कैप की बात करते हैं, j कैप इज यूनिट वेक्टर along OY, y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हमारा हो गया j कैप। ठीक, देन अब हम जानते हैं कि अगर x एक्सिस के अलॉन्ग i कैप है, y एक्सिस के अलॉन्ग j कैप है, और ये रेडियस वेक्टर OA x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा है, तो हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं, देन r कैप इज इक्वल टू होता है cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। ये होता है किसी वेक्टर का r कैप इज इक्वल टू cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम t के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलेगा d dt ऑफ r कैप इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये फंक्शन है थीटा का
और हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो ये तो होगा थीटा के लिए और फिर थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा टी के रिस्पेक्ट में। तो पहले कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन निपटाते हैं। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा। अब थीटा का होगा टी के लिए डी थीटा डी टी, लेकिन यहाँ भी आएगा डी थीटा डी टी, उसे हम बाहर निकाल ले रहे हैं। तो हम केवल लिख रहे हैं माइनस साइन थीटा आई कैप और प्लस साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस थीटा जे कैप। ठीक, और पूरे ब्रैकेट के बाहर हमने लिख दिया यहाँ पर डी थीटा डी टी। ये हो गया डी डी टी ऑफ आर कैप। इसे नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1। ये पहली बात आई। अब हम मान रहे हैं कि एन कैप, अब एन कैप की चर्चा कर रहे हैं। लिखना लेट एन कैप इज एन यूनिट वेक्टर perpendicular, let n cap is a unit vector perpendicular to OA, ठीक। और अगर ये OA के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल π/2, ये हो गया थीटा, तो ये एंगल यानी ये जो एन कैप होगा, एन कैप इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा π/2 प्लस थीटा। देन इट विल मेक, तब एन कैप बनाएगा, इट विल मेक एन एंगल π/2 प्लस थीटा विद OX। तब ये OX के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल होगा π/2 प्लस थीटा। ठीक है, अगर एन कैप π/2 प्लस थीटा बनाएगा, सोचो आर कैप की बात करते हैं तो हम जानते थे आर कैप जिस वक्त एंगल थीटा बनाया था तो इसको लिखा गया था कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो इसका मतलब अगर एन कैप भी एंगल π/2 प्लस थीटा बना रहा है तो वो भी लिखा जाएगा एन कैप इज इक्वल टू, अब हम इसी बात को यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी इसका मतलब हुआ इसलिए एन कैप इज इक्वल टू वही बात कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, लेकिन एन कैप का जो एंगल थीटा है वो कितना है π/2 प्लस थीटा है, तो लिखा जाएगा कॉस π/2 प्लस थीटा आई कैप प्लस साइन π/2 प्लस थीटा जे कैप, ये होगा। ठीक, यानी इसको लिखा जा सकता है दिस इंप्लाइज दैट एन कैप इज इक्वल टू कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आई कैप, अच्छा साइन 90 प्लस थीटा केवल और केवल कॉस थीटा जे कैप लिख सकते हैं। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, हम इस पूरे हिस्से को या इक्वेशन 1 माने थे, इसे इक्वेशन 2 मान ले पहले, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर अगर निगाह डालें तो इक्वेशन नंबर 1 में हमको एक चीज़ मिलती है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप डी थीटा डी टी को छोड़ करके अगर सिर्फ इतनी वैल्यू को देखें, इतनी वैल्यू को, तो क्या यही वैल्यू ऊपर वाले में एन कैप लिखी गई है, तो इसकी जगह पर हम एन कैप रख सकते हैं। यानी अगर हम इक्वेशन नंबर 2 का इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करें तो यूजिंग 2 in 1 2 का 1 में इस्तेमाल करो, देखो कितना मिलेगा, हमें मिलेगा डी डी टी ऑफ आर कैप इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हो गया एन कैप और बाकी बचा हुआ है डी थीटा डी टी, ये मिला। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 और इसको घेरे में मार दो पहले। ठीक, यानी कोई पूछे डी डी टी ऑफ आर कैप कितना होगा तो हम लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ आर कैप इज इक्वल टू एन कैप इंटू डी थीटा डी टी। एक बात हुई, अब अगली बात देखना फिर इसमें। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 की तरफ निगाह करें। इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो एन कैप इज इक्वल टू दिस लिखा हुआ है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ
यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी एन कैप का रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एन कैप। तो इस पूरे हिस्से को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, टी के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देगा फ्रॉम इक्वेशन टू डी डी टी ऑफ एन कैप इज इक्वल टू, शुरुआत करते हैं डिफ्रेंसिएशन की। देखना माइनस बचा रहेगा, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस थीटा आई कैप। ध्यान रखना अभी हम टी के लिए कर रहे हैं और ये थीटा के लिए हो रहा है, तो डी थीटा डी टी मौजूद है, यानी यहीं बगल में होगा डी थीटा डी टी, लेकिन यहाँ भी आएगा डी थीटा डी टी, सीधे बाहर लिखेंगे हम। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो माइनस साइन डिफ्रेंसिएशन करने पर इसके लिए मिला था माइनस कॉस थीटा आई कैप, और इसके लिए मिल गया कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा जे कैप। अभी भी साथ में डी थीटा डी टी मौजूद है, तो डी थीटा डी टी डी थीटा डी टी पूरे में से हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ रखते हैं डी थीटा डी टी, ये हो गया इतना। ठीक, एक काम करते हैं, माइनस साइन दोनों जगह से कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस को कॉमन करने पर जो हमारे पास मिल रहा है वो आएगा दिस इज इक्वल टू, एक तो माइनस साइन बाहर आया, अंदर के हिस्से में देखते हैं, अंदर के हिस्से में आया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप और ब्रैकेट के बाहर डी थीटा डी टी, और इसकी वैल्यू हमको पता है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये इनिशियल में ही हमको आर कैप, इसी को हम लेकर के चले हुए थे। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर एन कैप का रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर जो हमको मिल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर, वो हमारे हाथ आया डी डी टी ऑफ एन कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर कैप डी थीटा डी टी, ये बन गया। यानी अब कल को हमें जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त एन कैप का डिफरेंशिएशन करना होगा, यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन टी के लिए हम सीधे इसकी जगह पर रख सकते हैं माइनस आर कैप डी थीटा डी टी। ठीक, लिख लो इसे फटाफट। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर। इसके बाद जो अगला आर्टिकल होगा उसमें हम एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालेंगे। लीनियर वेलोसिटी जो आज तक हम पढ़ते आए थे, और एंगुलर वेलोसिटी जो पहली बार हमारी निगाह के सामने आया हुआ है। हालांकि पहली बार सिर्फ कहने का होता है, फिजिक्स में कई बार सामने आ चुका होता है। सूचना तुम लोगों को निश्चित तौर पर लग ही गई होगी, क्योंकि तुम लोगों का खबरी विभाग हम लोगों से ज़्यादा ही तेज़ होता है। प्रमोट करने वाली बात जो है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर प्रमोट होगा, लेकिन फिर भी लापरवाही ना पालना। काहे कि जितना लापरवाही पालोगे उतना थर्ड ईयर में दिक्कत होगी। प्रमोट होके जाओगे कहाँ, थर्ड ईयर ही तो। ऐसा तो है नहीं कि प्रमोट होने के बाद तुम लोगों को कह देंगे अब भैया सीधे डिग्री ले लेना, घर बैठ जाओ। कोरोना चच्ची इतनी भी नहीं मेहरबान है किसी के ऊपर अभी, तो इसीलिए ये पढ़ाई सही सलामत निपटाते रहना, क्योंकि यही थर्ड ईयर में काम देगा। हालांकि ये हिस्सा थर्ड ईयर में बिल्कुल नहीं काम देगा। स्टैटिक डायनामिक्स तो बस यहीं भेंट वार्ता हुई, यहीं इनका मामला ख़त्म हो जाएगा। ठीक, हेडिंग है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। ठीक, एक फिगर बना लेना इसमें, इसी फिगर से हमारा सारा काम बन जाएगा। पार्टिकल किसी कर्व के ऊपर चल रहा है। ठीक, पार्टिकल जिस वक्त किसी पोजीशन पर मौजूद है, मान लो पार्टिकल कैपिटल पी पर मौजूद है, तो कैपिटल पी पर हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। बनाने के लिए हम पहले टेंजेंट बना लेते हैं। ये टेंजेंट है और यहीं से हम बना ले रहे हैं, ये रहा। इस कर्व के ऊपर पार्टिकल चल रहा है। जिस वक्त पार्टिकल पॉइंट कैपिटल पी पर मौजूद होता है, उस वक्त एक टेंजेंट जो खींचा जाता है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितने का एंगल फॉर्म करता है, इस एंगल को हम कहते हैं स्थाई। ठीक, ये हुआ पॉइंट कैपिटल पी। इस फिक्स पॉइंट जिसे हम कैपिटल ओ पोल का नाम देते हैं, इससे आर दूरी पर मौजूद है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ये जो ये डिस्टेंस आई ओ पी,
OP को हम स्मॉल r मान रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि जो रेडियस वेक्टर OP है ये इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा है। और एक और बात, रेडियस वेक्टर इस टेंजेंट के साथ जितना एंगल बना रहा है इस एंगल को हम अपनी मर्जी से फाई मान करके चल रहे हैं। ठीक, ये चूंकि माना गया है इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं लेट, यहीं पर लेट। ठीक, तो कैपिटल P के अगर कोऑर्डिनेट मांगे जाएं तो हम ये कह रहे हैं कि OP जो डिस्टेंस है ये रेडियस वेक्टर r है, तो P के कोऑर्डिनेट हम लेते हैं r कॉमा थीटा। और पॉइंट कैपिटल P पर जब पार्टिकल मौजूद है तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी जो इसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन यानी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जितना एंगल फॉर्म कर रही हॉरिजॉन्टल लाइन OX के साथ, ये एंगल कितना है, साई है। ठीक, शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात, इसी में कुछ कंस्ट्रक्शंस आगे बढ़ा लेते हैं। ये टेंजेंट आगे बढ़ता है, ठीक, ये टेंजेंट है, तो पोल से टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इस परपेंडिकुलर की लेंथ हम मान लेते हैं स्मॉल p है और ये एंगल होगा π/2। ठीक, जहाँ पर ये परपेंडिकुलर आकर के मिला है इस पॉइंट को कैपिटल L नाम देते हैं। तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ चुका है OLP और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, चूँकि इस ट्राइंगल की भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए एक काम करो, इस ट्राइंगल को यानी इस केक के टुकड़े को निकाल करके यहाँ बगल में बना लेते हैं। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये रहा, ये और ये एंगल फाई हो गया। ठीक, ये पॉइंट कैपिटल O है, ये L है, तो परपेंडिकुलर P हो गया, ये OP, ये रहा OP, ये हो गया R, ये रहा। अब मेरा काम इतने से हो जाएगा। ये फिगर बना लो फटाफट। फिगर के बारे में हम फिर से बोल दे रहे हैं। किसी कर्व के ऊपर पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल जिस वक्त कैपिटल P पर मौजूद है, पोल O से उसकी दूरी स्मॉल r है और इनिशियल लाइन के साथ उसकी जो एंगुलर डिस्टेंस है वो थीटा है, तो इसके कोऑर्डिनेट r थीटा हो गए। पॉइंट कैपिटल P पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितना एंगल बना रही है वो एंगल हम साई लेकर के चल रहे हैं। और टेंजेंट के ऊपर पोल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर की लेंथ स्मॉल p है। लिखते हैं इसके बारे में, लिखना, लेट पॉइंट कैपिटल P, लेट पॉइंट कैपिटल P जिसके की कोऑर्डिनेट r थीटा है, मूविंग, ये मूव करता है, मूविंग इन अ प्लेन, इन अ प्लेन कर्व, इन अ प्लेन कर्व विद वेलोसिटी, विद वेलोसिटी स्मॉल v। ठीक, चूँकि हम एंगुलर और लीनियर दो वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालने चल रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि माना जो पॉइंट कैपिटल P है वो किसी प्लेन में मौजूद कर्व के ऊपर चलता है और जिस वक्त वो कर्व के ऊपर चल रहा है उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है यानी ये लीनियर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हम स्मॉल v मान रहे हैं। एंड, और इसके साथ ही साथ एंड रेडियस वेक्टर OP, एंड रेडियस वेक्टर OP and radius vector OP makes an angle phi, makes an angle phi, ठीक, with the tangent at P, with the tangent at कैपिटल P। और जहाँ पर रेडियस वेक्टर OP पॉइंट कैपिटल P पर खींचे गए टेंजेंट के साथ जो एंगल फॉर्म करता है वो एंगल फाई हम मान करके चल रहे हैं। ठीक, देन अब हम इसी ट्राइंगल के ऊपर काम करेंगे। देन फ्रॉम ट्राइंगल OLP या OPL, जो भी तुम लोग लिखना चाहो, देन ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल OPL। ठीक, अगर हम इससे साइन फाई की वैल्यू मांगे इस पूरे हिस्से में, तो साइन हम जानते हैं ये होता है लाल बटे कक्का से, साइन थीटा लंब बटे कड़, यानी कि P/R इज इक्वल टू साइन फाई होगा। लिखते हैं हम इस बात को, फ्रॉम ट्राइंगल OPL P/R इज इक्वल टू साइन फाई।
इसका मतलब यहाँ से p बराबर हमको मिलता है p इज इक्वल टू आर साइन फाई, p इज इक्वल टू आर साइन फाई। अब एक उस जगह की बात करते हैं जो हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में कर्वेचर चैप्टर या उससे पहले टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ते वक्त हमको मिलता था। अगर याद हो तो वहाँ पर एक डायग्राम हम लोग पढ़ते थे। ये जो बहुत छोटी आर्कुअल डिस्टेंस ds होती थी, ये एक सीधी रेखा की तरह बिहेव करती थी। जब कर्व का एक बहुत छोटा सा हिस्सा एक सीधी रेखा के जैसा व्यवहार करता है, तब हम कहते हैं कि हम इस पर पाइथागोरस की थ्योरम्स को अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर ये जो एंगल होता था, ये एंगल, इस एंगल अगर याद हो तो इसी को फाई बोला जाता था वहाँ पर, फाई। और ये जो लेंथ होती थी, इस लेंथ को आर डी थीटा कहते थे। और ये जो बेस होता था, इस बेस के लिए डी आर लिखा जाता था। ठीक, आर्कुअल डिस्टेंस ds एक सीधी रेखा की तरह से व्यवहार करता था। जब ये सीधी रेखा की तरह व्यवहार करेगा तो इसके ऊपर पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई होती थी, और वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शंस होते थे वहाँ से हमको कई रिजल्ट मिलते थे, जिसमें से एक रिजल्ट ना याद हो तो निश्चित तौर पर कैलकुलस की किताब ओपन करके उसके बाद टेंजेंट और नॉर्मल के चैप्टर को एक बार जरूर देख लेना, और नहीं तो फिर रट्टा मारो। आल्सो आर डी थीटा डी एस, ये आर डी थीटा यानी लंब बटे आधार, आर डी थीटा डी एस, सॉरी नहीं, हम लोग साइन के किस्से में है ना, तो साइन के किस्से में लंब बटे कर्ण, तो आर डी थीटा डी एस इज इक्वल टू साइन फाई। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से डी थीटा डी एस की वैल्यू हमको मिलती है डी थीटा डी एस इज इक्वल टू, ये होता है साइन फाई अपॉन आर, साइन फाई अपॉन आर। ये याद रखना, हम रिलेशन निकाल रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी यानी डी थीटा डी टी और लीनियर वेलोसिटी डी एस डी टी के बीच में। तो डी थीटा डी टी और डी एस डी टी, इनके बीच में हमको रिलेशन निकालना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इसलिए थीटा और डी एस दोनों का इन्वॉल्वमेंट, यानी डी थीटा और डी एस दोनों का इन्वॉल्वमेंट तय माना जा रहा है। पहला तो हमको यहाँ से मिला इस ट्राइंगल से P इज इक्वल टू आर साइन फाई मिला। दूसरा हमको रिलेशन जो थीटा और S के बीच में लाना होगा, वो हम जानते हैं कि इस फॉर्मूले से आर डी थीटा डी एस इज इक्वल टू होता है साइन फाई, यानी यहाँ से डी थीटा डी एस इज इक्वल टू हमारे पास हो गया साइन फाई अपॉन आर। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट डी थीटा डी एस इज इक्वल टू, ध्यान देना ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया आर साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर, दोनों तरफ ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई किया। अब आर साइन फाई की वैल्यू हमको पता है कितनी, स्मॉल पी, तो डी थीटा डी एस इज इक्वल टू स्मॉल पी अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मिल गया हमें डी थीटा डी एस की वैल्यू। तुरंत इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैपिटल पी, अब कैपिटल पी की एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैपिटल P इज इक्वल टू, हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा डी टी इज इक्वल टू डी थीटा डी टी। ठीक, अच्छा डी थीटा डी टी ये है, और हमें एंगुलर के और अपनी वो रेडियल वेलोसिटी, सॉरी रेडियल कह रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन चाहिए। तो एंगुलर के साथ लीनियर वेलोसिटी को कंबाइन कर रहे हैं। इसको लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू डी थीटा डी एस और डी एस डी टी, ये मौजूद रहा। ठीक, डी थीटा डी टी इज इक्वल टू डी थीटा डी एस इंटू डी एस डी टी। अप्लाई करते हैं, डी थीटा डी एस की वैल्यू हमें पता है, डी थीटा डी एस हम निकाल चुके हैं पी अपॉन आर स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस डी टी, यही तो हमारी लीनियर वेलोसिटी थी, तो डी एस डी टी को हम सीधे लिख सकते हैं स्मॉल v। तो निकला क्या, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैपिटल P इज इक्वल टू पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू लीनियर वेलोसिटी। लिख दें इसी बात को। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट एंगुलर
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैपिटल P इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी इंटू P अपॉन आर स्क्वायर। यानी इसी को दूसरे शब्दों में कहें, अब ये जो बात हम लिखने जा रहे हैं इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझने की है, बाकी ऊपर वाली ही चीज़ मेन है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैपिटल P इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी into length of perpendicular from pole to tangent into length of perpendicular from pole to tangent and whole divided by radius vector का whole square। रेडियस वेक्टर ऑफ कैपिटल P का होल स्क्वायर ये रहता है। ठीक, हालांकि इसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है याद करने की, हम सीधे से जानते हैं कि जिस वक्त हमसे कोई कहेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैपिटल P क्या होगी, हम तुरंत बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू P अपॉन आर स्क्वायर, या पी वी अपॉन आर स्क्वायर याद करो, चाहे वी पी अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें आसानी लगे वो याद कर सकते हैं। ये रिलेशन होता है एंगुलर के और लीनियर वेलोसिटी के बीच का। यानी अब इसको सही से देखा जाए तो लिखा गया है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैपिटल P इज P अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। यानी हम दूसरी बात इसी को लिख रहे हैं, कुछ ना लिखना, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये केवल हम बस ऐसे ही कबोधन करने को कह सकते हैं इसको। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू P अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का P अपॉन आर स्क्वायर गुना, लीनियर वेलोसिटी का P अपॉन आर स्क्वायर गुना आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है। ठीक, यही इसका फार्मूला होता है, या कह सकते हैं यही रिलेशन होता है एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के बीच का। इसके बाद हेडिंग पड़ेगी रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी क्या होती है? हेडिंग डाल देना रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट होता है रेडियल वेलोसिटी का कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी कर्व के ऊपर और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब जो इसको देख रहा है, ठीक, तो ऑब्जर्वर से इसकी जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की वो थोड़ी थोड़ी देर पे बदलती रहेगी। जैसे पॉइंट अभी यहाँ पर है, फिर पॉइंट यहाँ पहुँचेगा, तो यही डिस्टेंस बदल करके ये जो लंबाई निकल करके आई, ठीक, ये डिस्टेंस बदल करके अब ये हो गई। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यहाँ गया तो डिस्टेंस फिर से एक बार बदल गई, ये पूरी डिस्टेंस बदली। अगर ये ऑब्जेक्ट चलता हुआ यहाँ आ गया, ये पार्टिकल चलता हुआ यहाँ आया, तो ऑब्जर्वर से इसके जो ये देखने की ये जो दूरी है, ये दूरी फिर बदल गई। ये दूरी हर बार बदल रही है और यही रेडियस वेक्टर है। तो रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग ये जो दूरी है ये लगातार बदल रही है। लगातार जैसे जैसे पार्टिकल चल रहा है वैसे वैसे ये दूरी चेंज हो रही है। इसकी जो दर होगी बदलने की उसी को कहा जाता है रेडियल वेलोसिटी। इसको लिखा जाता है द रेडियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की जो रेडियल वेलोसिटी होती है, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन पॉइंट। ये गिवन पॉइंट जो फिक्स होता है, पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक। द रेडियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन पॉइंट इज द
रेट ऑफ चेंज वो परिवर्तन की दर होती है किसके, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पॉइंट, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पॉइंट। ये नॉर्मल, ये कह सकते हैं जनरल डिफिनीशन होती है जो आमतौर पर बोली जाती है। फिजिक्स मैथ सबके लिए ये बातें कंपलसरी हैं, मतलब सब लोग इस बात को बोल सकते हैं। वापस हम इस बात को कह रहे हैं, इसे हटा रहे हैं, फिर से देखना। रेडियल वेलोसिटी कोई पूछे तो केवल एक बात, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक, ये आदमी किसी ऑब्जेक्ट, हालांकि इसका थोबड़ा हमने उल्टा बना दिया है, इसको उधर देखना था, इसकी नाक उधर हो जाए बस, ऐसा कुछ, ठीक। ये किसी पार्टिकल को देख रहा है, ये शक्तिमान है, ये गिरा, और ये चल रहा है पार्टिकल। अब जब जब ये देख रहे हैं तो तब तब इनको पार्टिकल अलग अलग जगह पर नज़र आ रहा है, ठीक। कुल मिला के इनको रतौंधी दिनौंधी कुछ भी हो गई है, ये अलग अलग जगह पर पार्टिकल को देख रहे हैं। तो जब ये पार्टिकल को देख रहे हैं तो उस वक्त पार्टिकल के और इनके बीच ये जो दूरी आ रही है, ये दूरी बदल रही है, ठीक। और इसी दूरी के परिवर्तन की जो दर होगी वही हमारी किस नाम से जानी जाएगी, रेडियल वेलोसिटी के नाम से जानी जाएगी। यानी किसी के देखने का दोष रेडियल वेलोसिटी कहेंगे। खैर चलो, क्योंकि दोष इनका, भाई पार्टिकल दूर जा रहा है तो खिसक के तुम भी नज़दीक चले जाओ, नहीं बदलेगा। लिखना द रेडियल वेलोसिटी, द रेडियल वेलोसिटी, ठीक, ऑफ एन ऑब्जेक्ट the radial velocity of an object with respect to the radial velocity of an object with respect to a given point, a given point is the rate of change of change of the distance between the object ठीक, and the point, the radial velocity of an object, किसी ऑब्जेक्ट की रेडियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन पॉइंट, किसी दिए गए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इज होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस, उस डिस्टेंस के परिवर्तन की दर होती है, जो डिस्टेंस किसके बीच में काउंट की जा रही है, ऑब्जेक्ट के और पॉइंट के बीच में। ऑब्जेक्ट और पॉइंट के बीच में जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बदलने की जो दर होगी, यही दर हमारी रेडियल वेलोसिटी कहलाएगी। ये फिजिक्स की सबसे सॉलिड डिफिनीशन है। और हालांकि हम जिस डिफिनीशन का इस्तेमाल करेंगे अपने लिए मैथमेटिक्स के टर्म में, वो ये डिफिनीशन नहीं होगी। वो डिफिनीशन सीधी सी होगी कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है किसी वेलोसिटी से, तो उस वेलोसिटी का जो रेडियस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट लिया जाता है, घटक लिया जाता है, वही मेरे लिए रेडियल वेलोसिटी कहलाती है। वापस सुनना, हम कह रहे हैं कि जब पार्टिकल किसी कर्व पर गति कर रहा है तो उस वक्त पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी मौजूद है v, उस वेलोसिटी के कंपोनेंट को तोड़ो। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या कह सकते हैं एक कंपोनेंट जो रेडियस वेक्टर के अलोंग आ रहा है, ये कंपोनेंट vr, यही मेरे लिए रेडियल वेलोसिटी कहलाएगा। द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द रेडियस वेक्टर नोन एज द रेडियल वेलोसिटी। ये सीधी सी डिफिनीशन है जो मैथमेटिक्स के लिए है। हालांकि समझने की अच्छी डिफिनीशन तो यही है कि हम किसी जगह पर खड़े हैं और सामने कोई एक पार्टिकल है या कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। जब वो अलग अलग दूरी पर पहुंचेगा तो अलग अलग दूरी पर मेरी उसको देखने की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये हर बार चेंज होगी, हर बार चेंज होगी। तो इसके परिवर्तन की दर ही मेरे लिए किसका काम करेगी, रेडियल वेलोसिटी। क्योंकि हम एक जगह पर खड़े हैं, अब पता चले जिस पॉइंट को खड़ा किए हैं, कोई बदमाश लड़के को यहीं पर खड़ा कर दो और यहीं पर एक गाय घास खा रही हो, ठीक, और अब तुम कहो कि हम चल रहे रेडियल वेलोसिटी निकालने, हिलना मत। ये महाराज थोड़ी देर पे आगे, थोड़ी देर पे पीछे, फिर इधर फिर इधर, मतलब ये मेढक के जैसे फुदक रहे हैं। तो इनके लिए रेडियल वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट होने वाली है। इस पॉइंट को कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। ये मूव कर सकता है, आज़ादी इनको है, इनको नहीं है। अब मैथमेटिकल वाली बात लिख रहे हैं, और करके लिखना।
मैथमेटिक्स के टर्म में आते हैं। इसमें लिखना, इफ अ पार्टिकल कैपिटल P, लिखते हैं इफ अ पार्टिकल कैपिटल P मूव्स, ठीक, इन अ प्लेन कर्व, in a plane curve, then the resolved part of velocity, इफ अ पार्टिकल कैपिटल P, अगर कोई पार्टिकल कैपिटल P मूव करता है इन अ प्लेन कर्व, किसी प्लेन कर्व पर मूव करता है, देन तब ऐसे केस में द रिसॉल्व्ड पार्ट, यानी जो घटक होता है किसका, वेलोसिटी का, द रिसॉल्व्ड पार्ट ऑफ वेलोसिटी एट कैपिटल P, ठीक, अलोंग द रेडियस वेक्टर OP, अलोंग द रेडियस वेक्टर OP, ठीक, अलोंग द रेडियस वेक्टर OP इन द सेंस ऑफ R increasing, is called, कहा जाता है, is called the radial velocity, अब ऑब्वियस सी बात है, रेडियल वेलोसिटी मिल गई तो रेडियल वेलोसिटी के जो कह सकते हैं रेडियल वेलोसिटी के चेंज होने की जो दर होगी, ठीक, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल वेलोसिटी, वही मेरे लिए रेडियल एक्सेलरेशन का काम करेगा। तो अगर रेडियल वेलोसिटी डिफाइंड हो चुकी है तो रेडियल एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक। आज के लिए इतना ही। इसके बाद अब अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी की, और अगले ही वीडियो में इसके न्यूमेरिकल भी जहाँ तक है आ जाएंगे।